मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है इस वीडियो को आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है जो आपको ये बोलने पर शायद मजबूर कर दे कि भाई ये केशव प्रसाद मौर्य जो हैं कैसा आदमी है, कैसे मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के आका इनको कैसे उप मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बनाए हुए हैं। और हो सकता है कई लोग ये भी कह दें कि भाई टोकरी में सिर्फ एक आलू सड़ा हुआ नहीं है, हो सकता है, आप समझदार हैं। बहरहाल, क्या सत्ता के नशे में चूर नेताओं की जुबान इतनी बेलगाम हो गई है कि वे देश के करोड़ों नागरिकों की वफादारी पर खुलेआम कालिख पोत दें और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दें? बहुत गंभीर सवाल है। जरा गौर से सुनिए दोस्तों। न्यूज प्लेटफॉर्म्स और कई बड़े अखबारों में ये खबरें आ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस ऑन कैमरा बयान के एग्जैक्ट वर्बेटिम शब्दों को, जिन्होंने पूरे देश में सियासी बवंडर मचा दिया है, उन्होंने क्या कहा था। उनका बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा मदरसा बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो या भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, ये बयान। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर हर मदरसा के छात्र पर हमला बोलते हुए कहा, मदरसी शिक्षा जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम का गाना नहीं करता, उसकी मानसिकता जैसी आतंकवादी की होती है वैसी बन जाती है। क्या किसी राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का यह दायित्व है कि वह बिना किसी ठोस सबूत, बिना किसी जांच रिपोर्ट और बिना किसी अदालती आदेश के पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही आतंकवाद की नर्सरी घोषित कर दे? यह बयान सिर्फ उनकी अज्ञानता और घटिया सोच की पोल भर नहीं खोलता दोस्तों, बल्कि यह उस सत्ता के अहंकार का नग्न प्रदर्शन है जो बुनियादी सामान्य ज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों की, हिस्टोरिक फैक्ट्स की बलि देकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। और सवाल सीधा बनता है, क्या उत्तर प्रदेश में अब संविधान का राज चलेगा या सत्ता में बैठे नेताओं का पूर्वाग्रह तय करेगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त? क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को यह समझ नहीं आता कि उनके शब्द केवल पर्सनल ओपिनियन नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, बल्कि वे प्रशासन को संकेत देते हैं, समर्थकों को एक भाषा देते हैं और समाज के भीतर पहले से मौजूद नफरत को लेजिटिमेसी प्रदान करते हैं या नहीं? एक नई सोच को, बुरी सोच को जन्म देते हैं या नहीं? मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बताना सियासत का सबसे जहरीला, घटिया और खतरनाक शॉर्टकट बन चुका है। हम कई सालों से यह सुनते रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे मदरसा एजुकेशन सिस्टम को सीधे सीधे आतंकवाद पैदा करने वाला ढांचा घोषित कर दिया, जिससे समाज में फैलने वाले प्रेजुडिस, सस्पिशन और हेट्रेड में क्या कोई फर्क रह जाता है? बहुत ध्यान से सोचिएगा दोस्तों। याद रखिए, यह बयान किसी फ्रिंज संगठन के छुटभइये नेता या किसी एनोनिमस व्हाट्सएप अकाउंट से नहीं निकला है। यह उस उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य के हर नागरिक के प्रति बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा, अमीर हो या गरीब। दोस्तों, असली सवाल यह है कि उन्होंने करोड़ों भारतीय मुसलमानों से जुड़ी एक पूरी एजुकेशनल ट्रेडिशन को किस एविडेंस के आधार पर टेररिज्म के कटघरे में खड़ा कर दिया? किस आधार पर? अगर किसी मदरसे में इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जांच कीजिए, एविडेंस जुटाइए, दोषियों को गिरफ्तार कीजिए, सजा दिलवाइए, कोर्ट में मुकदमा चलाइए और अपराध साबित होने पर कठोरतम सजा दिलवाइए। यही तो रूल ऑफ लॉ है या नहीं?
लेकिन किसी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ व्यक्तियों पर लगे आरोपों के आधार पर पूरे एजुकेशनल सिस्टम को आतंकवाद पैदा करने वाला कहना वैसा ही है जैसे किसी कॉन्वेंट स्कूल के किसी छात्र के अपराध के कारण सभी कॉन्वेंट स्कूल्स को अपराध की फैक्ट्री घोषित कर देना, या किसी गुरुकुल से जुड़े व्यक्ति के अपराध के कारण पूरी गुरुकुल परंपरा पर आरोप लगा देना। है या नहीं? दोस्तों, अपराध व्यक्ति करता है, दोष एविडेंस से तय होता है, नाम, धर्म, वेशभूषा या संस्था की पहचान से बिल्कुल नहीं। कलेक्टिव गिल्ट, गौर कीजिएगा, कलेक्टिव गिल्ट न्याय नहीं होता। कलेक्टिव गिल्ट सत्ता प्रायोजित प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, हथियार होता है, हो सकता है। और भारत का स्वर्णिम इतिहास, हमारा बहुत अच्छा इतिहास भी रहा है, और भारत का स्वर्णिम इतिहास सत्ता के इस घटिया प्रोपेगेंडा को बड़ी बेरहमी से बेनकाब करता है। दोस्तों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक ऑफिशियल रिकॉर्ड उठाकर देखिए। मेरे ऑनलाइन रिसर्च में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं, कई बड़े नाम सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मौलाना महमूद हसन देवबंदी ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने के लिए आंदोलन चलाए। 1916 में गिरफ्तार हुए, माल्टा की काल कोठरी में यातनाएं सही और बाद में असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोगों को संगठित किया, एक किया। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना से भी जुड़े हुए थे। क्या केशव प्रसाद मौर्य में यह हिम्मत है कि वे मौलाना महमूद हसन को आतंकवाद की उपज कह सकें? भारत सरकार के सिल्क लेटर मूवमेंट यानी रेशमी रुमाल आंदोलन के रिकॉर्ड चीख चीख कर गवाही देते हैं कि दारुल उलूम देवबंद से जुड़े नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए एक व्यापक रिवोल्यूशनरी नेटवर्क तैयार किया था। इस आंदोलन में मौलाना महमूद हसन, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट, हथियार और राजनीतिक सहयोग जुटाने की कोशिश की थी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दारुल उलूम देवबंद से पढ़े थे, ऐसी खबर निकल कर आई है सामने। वे रेशमी रुमाल आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में थे और अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अस्थायी सरकार से जुड़े हुए भी थे। अंग्रेजी हुकूमत की नजर में वे इतने खतरनाक थे क्योंकि वे भारत की आजादी चाहते थे। और दोस्तों, उसके बाद नाम आता है मौलाना हुसैन अहमद मदनी का। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है उसके बाद। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। भारत सरकार के अभिलेख बताते हैं, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में दारुल उलूम देवबंद भेजा गया था। वे मौलाना महमूद हसन के करीबी सहयोगी बने। 1916 में गिरफ्तार हुए और माल्टा में कैद रखे गए। बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और कई बार जेल भी गए। ऐसी बातें सामने आ रही। वे कंपोजिट नेशनलिज्म यानी साझा भारतीय राष्ट्रीयता के प्रमुख समर्थक थे। यानी जिस मदरसे को आज आतंकवाद की नर्सरी बताने की कोशिश की जा रही है, उसी मदरसे से निकले लोग अंग्रेजों की जेलों में भारत की आजादी के लिए यातनाएं सहे थे कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को टटोलिए तो मदरसा परंपरा से जुड़े कई बड़े नाम सामने आते हैं, कई बड़े नाम। मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी, मौलाना अहमद सईद देहलवी, मौलाना हिफजुर रहमान सियोहरवी, मौलाना मोहम्मद मियां देवबंदी, मौलाना फखरुद्दीन अहमद मुरादाबादी, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली और अल्लामा फजले हल खैराबादी जैसे नाम सामने आते हैं। बहुत और भी नाम होंगे। दोस्तों, मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी कंपोजिट नेशनलिज्म के समर्थक थे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रहे। और मौलाना हिफाजुर रहमान सियोहरवी, इन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। ऐसे मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई
उसमें ये भी बातें हैं। और साझा भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन भी किया था खुलकर, और महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब्दुल रऊफ, दोस्तों अब्दुल रऊफ खान ऐसे स्वतंत्रता सेनानी ने भी देवबंद में शिक्षा ली थी, ऐसी बात सामने आ रही है। इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने, और अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार भी किए गए थे। और फिर अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसे महान विद्वान थे जो 1857 के विद्रोह से जुड़े, 1857, और जिन्हें अंग्रेजों ने अंडमान भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उन्होंने अपनी जान जो है कुर्बान कर दी। मौलाना अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी, एक और नाम, मौलाना अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के सबसे साहसी योद्धाओं में गिने गए, जिनकी मिलिट्री एबिलिटी को ब्रिटिश अधिकारियों ने भी माना था, लोहा माना था। इसलिए यह कहना कि मदरसे केवल टेररिज्म पैदा करते हैं हिस्टोरिकल इग्नोरेंस भर नहीं है, यह उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का अपमान है। आप मानेंगे या नहीं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब भेद छोड़ दीजिए, सोचिए निष्पक्ष होकर। अब दोस्तों जो रिकॉर्ड्स में जो बातें सामने आ रही हैं मेरे ऑनलाइन रिसर्च में, वहां तो यह भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, उनकी प्रारंभिक फारसी शिक्षा जो है एक मौलवी से उन्होंने ली थी। और मुंशी प्रेमचंद, भारत के सबसे महान हिंदी साहित्यकार, मुंशी प्रेमचंद ने बचपन में मौलवी से उर्दू और फारसी पढ़ी। राजा राम मोहन रॉय ने अरबी, फारसी और इस्लामी दर्शन का गहन अध्ययन किया, और मौलाना आजाद की शिक्षा खासकर घर पर हुई उर्दू में। इन सभी को एक ही तरह का फॉर्मल मदरसा ग्रेजुएट कहना सही तो नहीं होगा, लेकिन इनकी शिक्षा ये जरूर दिखाती है कि आधुनिक भारत सिर्फ आधुनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं बना। यहां पाठशाला, गुरुकुल, मकतब, मदरसा और संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय, इन सब ने मिलकर ज्ञान परंपरा को रचा है, बनाया है। अब जरा इस बयान की पॉलिटिकल टाइमिंग पर नजर डालिए दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर, और समझिए कि आखिर खेल क्या है। आखिर खेल क्या है? उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं अगले साल 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, दरवाजा खटखटा रहा है, और वहां की सरकार को लग रहा है कि अब की बार शायद सरकार नहीं आएगी। ये डर सता रहा है। ये बांकीपुर में जिस तरीके से रिजल्ट हुआ है, पटना के बांकीपुर में बीजेपी के अध्यक्ष, सबसे मजबूत नेता, जहां पर 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा पाया था, लालू और राबड़ी राज में भी बीजेपी वहां जीतती रही थी लगातार। 35 साल से वहां पर बीजेपी ने झंडा गाड़ रखा था। वहां पर प्रशांत किशोर ने बुलडोजर चलाया, हरा दिया बीजेपी को। जबरदस्त झटका लगा है बीजेपी को। साथ में ही देखिए भरत तिवारी हत्याकांड का मामला, पुलिस ने एनकाउंटर में जिस तरीके से मारा है उसे हत्याकांड कहा जा रहा है। यह मामला, पेपर लीक मामला, ये सारी बातें जो सामने आई हैं, और साथ साथ यूजीसी के नए नियम, इससे उत्तर प्रदेश की चुनाव में बीजेपी को भारी झटका लग सकता है। और इस डर से किस तरीके से वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, शायद यह बयान उसकी एक कोशिश है। तो दोस्तों जब जब रोजगार, पेपर लीक, महंगाई, बदहाल अस्पताल और किसानों की बदहाली पर अनकंफर्टेबल सवाल उठते हैं सरकार के खिलाफ, तब तब राजनीति को एक कन्वीनियंट विलेन चाहिए, और मदरसा एक ऐसा आसान शिकार बना दिया जाता है। पैटर्न समझिए, पैटर्न समझिए। मुसलमानों का जिक्र करो, फिर मदरसा बोलो, मदरसे के साथ पाकिस्तान को जोड़ो, और पाकिस्तान के साथ टेररिज्म को जोड़ दो, आसानी से जुड़ जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रोपेगेंडा है, ये एसोसिएटिव प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, जिसमें फैक्ट्स की नहीं, केवल फियर यानी डर की जरूरत होती है। और दोस्तों किसी भी सरकार को पूरा अधिकार है कि यह मदरसा रिफॉर्म की बात करे। मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारे विषय जो हम पढ़ाए जाएं, शुरुआत हो भी चुकी है कई जगह। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाए,
इन संस्थानों में इन रिफॉर्म्स का स्वागत होना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों, रिफॉर्म और डिमोनेटाइजेशन में फर्क होता है। रिफॉर्म कहता है कमियों को दूर करो और डिमोनेटाइजेशन कहता है पूरी संस्था संदिग्ध है, सस्पिशियस है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। हो सकता है सवाल सामने आ भी रहे हों कि भारत के कितने मान्यता प्राप्त मदरसों में आतंकवाद साबित हुआ है। आपके पास क्या डेटा है, क्या एविडेंसेस हैं? क्या एविडेंस है तो उसे पब्लिक कीजिए, और अगर एविडेंस नहीं है तो करोड़ों नागरिकों की देशभक्ति पर कीचड़ उछालने का अधिकार आपको किसने दे दिया भाई? क्या अंग्रेजों के समय में जेल काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आज के नेताओं से पैट्रियटिज्म सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? इस बयान का विरोध करना कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर का सवाल है, क्वेश्चन है। ये राजनीति हिंदू मतदाता का भी अपमान करती है। मानो हिंदू नागरिक रोजगार, शिक्षा और महंगाई के सवाल नहीं समझता। मुसलमानों को परमानेंट सस्पेक्ट बनाना उनका अपमान है, लेकिन हिंदुओं को नफरत का परमानेंट कंज्यूमर मान लेना भी हिंदू समाज की लोकतांत्रिक बुद्धि का अपमान है, घोर अपमान है। केशव प्रसाद मौर्य को अपने स्टेटमेंट के समर्थन में कॉन्क्रीट एविडेंस देना चाहिए, अन्यथा सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ऐसे सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेतृत्व को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे भारत के हर मदरसे को टेररिज्म की नर्सरी मानते हैं, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में से एक केशव प्रसाद मौर्य ऐसा बोल रहे हैं। तो ये वहां की सरकार का एक बयान कहा जा सकता है। और इस मुद्दे पर जो चुप्पी अगर साध ली जाती है तो ये चुप्पी एंडोर्समेंट मानी जाएगी। सोचिएगा, ये सवाल पैदा होता है या नहीं। और दोस्तों, आतंकवाद से लड़ना नेशनल सिक्योरिटी है, लेकिन एक पूरे धार्मिक समुदाय को संदेह के घेरे में डालना नेशनल यूनिटी पर हमला है। जो नेता दोनों को मिलाता है वो भारत के भीतर से कमजोर करता है। जो नेता इन दोनों को मिला देता है, मिक्सअप करता है, वो भारत को भीतर से कमजोर करता है। और 2027 का चुनाव आएगा और चला जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बोए गए कम्युनल डिस्ट्रस्ट के बीज दशकों तक समाज में जहर फैलाते रहेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इलेक्टोरल पोलराइजेशन की लेबोरेटरी नहीं बनाना चाहिए और इतिहास की आंखों में आंखें डालकर यह बात स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। जिन मदरसों से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले स्वतंत्रता सेनानी निकले, कई सेनानी निकले, उन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री बताना सिर्फ इग्नोरेंस ही नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम, उसकी साझा विरासत और उसके संविधान तीनों का सीधा सीधा अपमान है, इंसल्ट है, घोर अपमान है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और क्योंकि आपकी राय से समाज में विचारों की क्रांति आ सकती है और हमारे देश की राजनीति और प्रशासन को एक नई दिशा मिल सकती है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश यह भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार।